नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रविवार का दिन तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बुलेटिन में बताते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा, जिसमें जान लीजिए कि आज एक बार फिर से मासिक रेडियो कार्यक्रम का जो 132वां एपिसोड प्रसारित हो रहा है, उसमें पीएम मोदी अपने मन की बात करने जा रहे हैं। देश को देंगे संदेश, मिडिल ईस्ट संघर्ष पर बोल सकते हैं। 2026 का ये तीसरा एपिसोड आज प्रसारित होगा सुबह 11 बजे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां आज सीएम योगी वितरित करने जा रहे हैं नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त 665 नर्सों को वितरित किए जाएंगे ये नियुक्ति पत्र। राम मनोहर लोहिया संस्थान की नर्सों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। लोक भवन में शाम को 4 बजे ये कार्यक्रम होना है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं नोएडा में अखिलेश यादव की आज रैली होने जा रही है। सपा प्रमुख सुबह 11 बजे दादरी में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। जनसभा से मिशन 2027 के आगाज को आप मान सकते हैं। यह अभियान आज से शुरू हो जाएगा। जनसभा के बाद से ही कल ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने की थी जनसभा। नोएडा में यूपी ने एक नई उड़ान भरी है। जी हां, यह सिर्फ एक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हुआ है कल, बल्कि भारत की हवाई क्रांति का एक नया अध्याय लिखा गया है। साल 2014 में जब पीएम मोदी सत्ता में आए, तब देश में मात्र 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे, तो वहीं आज 2026 में यह संख्या 160 के पार हो चुकी है। यानी कि एक दशक से भी कम समय में 90 से ज्यादा नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट देश के हवाई नक्शे से जुड़ चुके हैं। 12 साल में कैसे बदली है भारत की ये तस्वीर, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जो भारत की तेजी से बढ़ती एयरपोर्ट क्रांति का नया अध्याय माना जा रहा है। दो 2014 में जहां देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, तो वहीं अब इनकी संख्या 160 से ज्यादा हो चुकी है। उड़ान योजना और नई नीतियों के चलते हवाई यात्रा आम लोगों के लिए सुलभ बनी है। जेवर एयरपोर्ट से उत्तर भारत में कनेक्टिविटी, रोजगार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता। ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का आधार बनाया और इसका असर अब साफ दिखने लगा है। 2014 में जहां देश में सिर्फ 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, वहीं 2026 तक ये संख्या 160 से ज्यादा हो गई है। यानी कुछ हफ्तों में एक नया एयरपोर्ट जुड़ता गया। मई 2014 से 2026 तक 11 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे कि कुशीनगर यूपी, ईटानगर अरुणाचल, मोपा गोवा, शिवमोगा कर्नाटक चालू हो चुके हैं और अयोध्या, राजकोट, नवी मुंबई जैसे क्षेत्रीय एयरपोर्ट भी मोदी सरकार की ही देन है। अब महानगरों के अलावा
देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि बदलते भारत की उड़ान की कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी के उस सपने के साकार होने जैसा है जब उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हवाई चप्पल पहनने वाले भी फ्लाइट में यात्रा करेंगे। साल 2014 से पहले कुल हवाई यात्रियों की संख्या करीब 10 करोड़ 3 लाख थी, जिसमें डोमेस्टिक यात्री करीब 6 करोड़ और इंटरनेशनल यात्री करीब 4 करोड़ 3 लाख थे। जबकि साल 2025 तक आते आते ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा और कुल यात्रियों की संख्या 24 करोड़ 4 लाख से ज्यादा हो गई, जिसमें डोमेस्टिक यात्री 16 करोड़ 6 लाख से ज्यादा और इंटरनेशनल यात्री 7 करोड़ 8 लाख से ज्यादा हो गए। पहले जो सरकारें रही हैं, वे मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ने सामान्य भारतीयों के लिए हवाई यात्रा को आसान बना दिया। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 17 कर दी है। 2014 से 2026 के बीच में भारत की हवाई तस्वीर में जो बदलाव आया, वह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े विजन का नतीजा है। यहाँ पहले देश में महज 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, तो वहीं अब ये संख्या 160 के पार पहुँच चुकी है। यानी एक दशक में 90 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और साथ ही वाटर एरोड्रोम जुड़े हैं, जिसमें उड़ान योजना की सबसे अहम भूमिका रही, जिसने छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों को पहली बार हवाई नक्शे पर जगह दिलाई। इसके साथ ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विस्तार कार्य और राज्यों के सहयोग से ये नेटवर्क तेजी से बढ़ा। अब हालात ये है कि जहां कभी ट्रेन या बस ही एकमात्र विकल्प था, वहां आज फ्लाइट्स नियमित रूप से उड़ान भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला टेक ऑफ भी किया है और सीएम योगी ने एयरपोर्ट से पहली उड़ान भर डाली है। सरकार का दावा है कि ये एयरपोर्ट आने वाले समय में देश के प्रमुख एविएशन हब के रूप में उभरेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति देगा। उधर चित्रकूट में दहेज के चक्कर में 2 जिंदगियां समाप्त हो गई। राजापुर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां के पांडेपुरवा के रहने वाले दुर्गेश पांडे नाम की शादी 8 महीने पहले सरधुआ थाना क्षेत्र के रहने वाली रत्ना से तय हुई थी। कुछ महीने पहले सगाई भी हो गई थी। 24 फरवरी को शादी होनी थी, लेकिन लड़के के पक्ष में किसी की मौत होने के चलते शादी को टाला गया। आगामी 1 मई को शादी होनी थी। अब युवक युवती के बीच में बातचीत होने लगी थी, दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। आरोप के मुताबिक लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष से 3 से 5 लाख रुपए के दहेज की डिमांड कर डाली। लड़की पक्ष ने इतने दहेज देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी हैसियत ही नहीं थी। जब लड़का पिता के दहेज की मांग से तंग आ गया तो उसने खुदकुशी कर ली। कैमरे के सामने आके उसने अपने पिता और बहनों पर आत्महत्या का दोषी उन्हें ठहराते हुए ससुराल वालों को नहीं फंसाने की अपील की और सुसाइड कर लिया। लड़की को इसकी खबर लगी तो लड़की सदमे में चली गई है। जैसे उसे पता चला है कि उसका होने वाला पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसने भी घर में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। मेरा मित्र है, अगर आज मैं सुसाइड कर रहा हूँ, इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन, मेरे पिताजी हैं, जिनकी वजह से मैं आज ये फांसी लगा रहा हूँ, अपनी जान दे रहा हूँ, अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ही थी जो मेरा सपोर्ट करती थी, मम्मी ही थी जो मेरे लिए लड़ती थी। आज वो नहीं है, यहाँ सब मेरा मजा ले रहे हैं और जीवन
जो भी था वो भी चला गया है, ठीक है। तो मेरे मरने के बाद मेरे ससुराल वालों को, नैनी वालों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मेरे मरने अरे उसकी जो शादी लगी थी तो सास ससुर घर आए थे, पापा को ये चीज पसंद नहीं थी। किसी ने पापा से बताया कि उसके ससुराल वाले कोई यहाँ थोड़ा सा डांट फटकार दिए कि मैं हूँ नहीं घर में, अभी शादी नहीं हुई, अभी से ऐसे अच्छा नहीं लगता। घर परिवार लोग सब बातें बनाते हैं। हम लोग को बताया तो मेरा फोन स्विच ऑफ था, इसके पास फोन है, तो इसने भी नॉर्मली बोला कि देख यार भाई, शादी हो जाए, भाई आए, पापा चलता, माँ ये सब लोग देखेंगे क्या कहेंगे, अभी शादी भी नहीं हुई है, अच्छा नहीं लगता है। और क्या करो तो कहा कुछ नहीं, अच्छा इससे बड़े प्यार से बोला, अच्छा चल ठीक है बाद में बात करता हूँ। इनके दुर्गेश पांडे जी जो हैं, उनके पिताजी और बहनों के कारण दोनों लोग फांसी लगाए हैं। पहले दुर्गेश पांडे ने लगाया, फिर दुर्गेश पांडे की मतलब मृत सुनने के बाद कहा है रत्ना मिश्रा ने फांसी लगाया। इस कारण से लगाया, कभी उनका मन होता था कि हम शादी करें, कभी नहीं होता था कि ना करें। उनकी मांग थी कि हमको दहेज मिले जितनी हमारी मांग है, तब वो मतलब खुश थे। हमारी उतनी समर्थता नहीं थी, हम नहीं दे पा रहे थे हमारे पास। और ये बढ़ते हैं आगे। मिर्जापुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर युवती ने बीच सड़क पर युवक की पिटाई कर डाली। युवक ने उसके ऊपर छेड़खानी कर रही थी और युवती ने छेड़खानी का जो आरोप लगाया, उसका गुस्सा देखिए बीच सड़क पर चप्पल हाथ में लेके इस युवक को पीट के निकाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। बदायूं से खबर है, पुलिस वाले ने एक अंधे फरियादी की पिटाई कर दी है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रखा है। ये पूरी खबर जानिए, तस्वीरें आपके सामने हैं इस पूरे घटनाक्रम की, जिसमें आपको बताएं कि बिसौली इंस्पेक्टर और दरोगा को निलंबित किया गया है। सीओ बिसौली को जांच सौंपी गई है। शिकायत लेकर पहुंचे एक दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है इस घटना के बाद और इस वायरल वीडियो के बाद। इस वीडियो को देखते ही एसएसपी ने फौरन कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं और कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह पुंडीर और भूपेंद्र यादव दरोगा को निलंबित भी कर दिया है। आप जान लीजिए कि होली के दौरान एक बाइक और ई रिक्शा की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बिसौली में भर्ती कराया गया था। अब इसी की शिकायत के लिए यहाँ पर ये शख्स पहुंचा था। घायल के चाचा ने पुलिस को लिखी शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर हम बात कर रहे हैं ना, नहीं अरे वो वादी है, वादी है, अरे वो वादी से क्यों कह रहे भाई, अरे वो वादी है क्यों, आप इधर बैठो, अरे वो वादी है, इधर बैठो आगे, हम बात करेंगे ना, हम क्या बात लग गया, बात करो बैठ कर, आराम से बैठ कर, ये नहीं बोल। एक्सीडेंट मेरे भतीजे का हो गया था 2 तारीख के लिए, और उसमें इन्होंने जिला अस्पताल के लिए मेरा भतीजा रेफर कर दिया और उसके बाद में हम उपचार के लिए यहाँ तक लगे रहे। ये हमें आश्वासन देता रहे कि मुकदमा हो जाएगा, न्याय मिलेगा तुम्हें। फिर हमने इनसे वे कोई भूपेंद्र यादव बताए जा रहे हैं, मैं साहब जानता नहीं हूँ, फिर निगाह से भी वो हूँ। उन्होंने मेरे साथ बदतमीज बोला। फिर मैं कोई राजेंद्र कुंडेल बताए जा रहे हैं एसओ साहब, उनके पास अपने भतीजे की मदद से पहुंचा। पहुंचने के बाद उनसे बातचीत करी, उनकी शिकायत करी। उसके बाद वो भी उठकर मुझ पर मारने को भिड़ गए, अपशब्द कही। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल बरेली के मणि सत्याना मेला ग्राउंड में आयोजित मंडलीय सम्मेलन में शामिल हुई हैं और इस दौरान पल्लवी पटेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीब, पिछड़े, वंचित वर्गों की अनदेखी कर रही है। यूजीसी के नियम के समर्थन में भी अपनी बात रखी उन्होंने। हाफिज मोमिन साहब जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए। जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया तो यूजीसी इक्विटी 2026 नियम को इस देश में पारित करने के लिए, लागू करने के लिए आगे बढ़ा दिया गया। आपको पता है, अगर कोई चोर पकड़ा जाएगा या किसी गुनाह के लिए सजा होगी तो चोर परेशान होगा या पुलिस परेशान होगी? चोर परेशान होगा। और ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हुआ
इक्विटी रेगुलेशन लागू हुआ तो परेशान कौन होगा? परेशान वही होगा जो चोर होंगे, परेशान वही होगा जो शोषण कर रहा होगा। प्रयागराज से खबर है अगली, जहां पर कायस्थ पाठशाला के पूर्व अध्यक्ष ने ट्रस्ट के मौजूदा अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2900 से ज्यादा सदस्यों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। ये लोगों के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा है कि वो इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उनका हक दिलाएंगे। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुशील सिन्हा ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट की जमीनों को भी कब्जा करने और बेचने की साजिश की जा रही है। मेरे कार्यकाल के समय जो मेंबर्स बने थे, जो 100 रुपए में मेंबर बने थे, उनका वोटिंग राइट जो है उनसे छीन लिया गया है। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको उनका वोटिंग राइट दिलाऊं और आपके माध्यम से मैंने शुरुआत की है। आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग जो है जो 100 रुपए में मेंबर बने हैं वो हमारे अपने ही मेंबर हैं, हमारे अपने मेंबर्स के परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, और वो लोग जो हैं उनको अगर मेंबरशिप मिलेगी और वोटिंग राइट नहीं मिलेगा तो वो भविष्य में कोर्ट से भी दुहाई करेंगे। एटा में तीर्थ यात्रा पर गए परिवार के घर में चोरी हुई है। किराएदारों ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। स्वॉट टीम ने चोरों की वारदात का खुलासा किया और आरोप के मुताबिक घर की दूसरी चाबी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके पास से सोने चांदी के जेवरात बरामद भी कर लिए गए। उधर सुल्तानपुर में पेड़ कटाई विवाद में ठेकेदार पर हमला हुआ है। काश्तकार पर मारपीट, तोड़फोड़, असला लहराने का आरोप है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ठेकेदार ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिलीप उपाध्याय जब उन पेड़ों को कटवा रहे थे तो उसी गांव के अशोक वर्मा ने आरोप लगाते हुए कि उनमें से कुछ वृक्ष उनके हैं, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहे द्वारा प्रदर्शन कर दबाव बनाने का प्रयास किया और काम में बाधा उत्पन्न किया। दिलीप उपाध्याय के तहरीर के आधार पर संचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, तुरंत लौट रहे हैं।